नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एचपी स्टडी हब में आप सभी का। हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके। आज डेट है 24 अक्टूबर 2020। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि द काती बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ये जो काती बिहू फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है असम में। ऑप्शन बी, असम में बिहू फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। बिहू फेस्टिवल हम जानते हैं कि एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल या फिर एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है असम का। ये जो बिहू फेस्टिवल होता है ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट उसे कहते हैं रंगोली और बुहाग फेस्टिवल, बुहाग बिहू फेस्टिवल। इसको सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल मंथ में। ये एक मुख्य पर्व है असम का। इसको सेलिब्रेट करते हैं बसंत ऋतु के आगमन पर। दूसरा जो फेस्टिवल होता है काती बिहू और फिर कोंगाली बिहू, जिसको कि रिसेंटली अभी सेलिब्रेट किया है, ये सेलिब्रेट होता है अक्टूबर मंथ में। थर्ड जो बिहू फेस्टिवल होता है ये जिसे कहते हैं बुघाली बिहू और फिर माघ बिहू, ये जनवरी में सेलिब्रेट होता है। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बात असम की करें, असम की कैपिटल दिसपुर है और वहाँ की चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल है। रिसेंटली असम अभी न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ की जो ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी जिनका नाम था सैयदा अनवर तैमूर, उनका रिसेंटली अभी निधन हो गया। दूसरा ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये असम में खोला गया, जिसको कि इनोग्रेट किया गया नितिन गडकरी जी के द्वारा। आपने बताना है कि जो नितिन गडकरी है इनके पास ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं, और जो ये फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर इसको बनाया गया। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है पूरी जो रथ यात्रा होती है या फिर राजा पर्व। और नेक्स्ट होता है इसमें वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है दुर्गा पूजा, और कर्नाटका में सेलिब्रेट करते हैं मैसूर दशहरा और फिर उगाड़ी। ओणम फेस्टिवल और हॉर्नबिल फेस्टिवल किन किन स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो सेकंड इसमें क्वेश्चन है द फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फिस्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच डिपार्टमेंट। कि जो फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फिस्ट, इसको किस डिपार्टमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया? इसका जो राइट आंसर रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिसेंटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक फंड रिलीज़ किया गया जिसका नाम है फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रहेगा यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। इसमें द फिस्ट प्रोग्राम विल नाउ बी रीलॉन्च, इसको दोबारा से रीलॉन्च किया गया। इसमें फिस्ट 2.0 इट एम अलाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टार्टअप विद द गवर्नमेंट। भारत सरकार का जो एक आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को मेंटेन करने के लिए भी इस फंक्शन को स्टार्ट किया गया। इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये अंडर वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपने बताना है कि अभी रिसेंट में हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि नीति आयोग हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर विद विच टेक्नोलॉजी मेजर। कि नीति आयोग ने रिसेंटली एस्टेब्लिश किया एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर, ये किस टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ये बनाया गया? ये मिलकर ये बनाया गया है अमेजोन के साथ। अमेजोन रिसेंटली जो नीति आयोग है, नीति आयोग एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, जिसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये सेटअप हुआ है 1 जनवरी 2015 को। इसने रिप्लेस किया योजना आयोग को। इससे पहले योजना आयोग था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नया बना। इसने स्टेबलाइज किया कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर विद अमेजोन वेब सर्विस के साथ। दिस एम टू एड्रेस, इसने एड्रेस किया है सोसाइटल चैलेंजेस थ्रू दी डिजिटल इनोवेशन। डिजिटल इनोवेशन से रिलेटेड जो सोसाइटल चैलेंजेस होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट क्लाउड इनोवेशन सेंटर इन ऑफ अमेजोन इन इंडिया। ये जो क्लाउड इनोवेशन सेंटर है फर्स्ट है इंडिया में और 12th है वर्ल्ड में, विश्व में 12वां है। नेक्स्ट वन इज द एम्बेसी ऑफ विच कंट्री इन इंडिया विल हैव सेपरेट वाटर अटैचे। कि किस देश की एम्बेसी के पास भारत में एक सेपरेट वाटर अटैचे होगी? इसमें जो इसका राइट आंसर रहेगा इजराइल। इजराइल के पास भारत में सेपरेट वाटर अटैचे होगी इजराइल एम्बेसी के पास। इसमें रिसेंटली इजराइल एम्बेसी ने भारत में एक सेपरेट वाटर अटैचे
शुरू करेगी, जो जनवरी 2021 से अपना काम शुरू कर लेगी। दिस अरेंजमेंट इज़ बीइंग मेड टू शेयर देयर कंट्रीज बेस्ट प्रैक्टिस एंड टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए इंडिया के साथ, और वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर को मेंटेन करने के लिए। और इन्होंने कहा है कि ये एक नॉमिनेट करेगी एक मेंबर को हॉनरी काउंसिल को नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के लिए, विद एन एम टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस एंड कोलेबोरेशन इन दैट रीजन। और दूसरी बात इजराइल की करे, इजराइल रिसेंटली न्यूज़ में रहा। अब्राहम अकॉर्ड हुआ है इजराइल यूएई के बीच में। यूएई के बीच में एक पीस एग्रीमेंट थी, जिसमें ट्रीटी ऑफ पीस थी, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड फुल नॉर्मलाइजेशन बिटवीन यूएई एंड इजराइल। ये 13 अगस्त 2020 को ये फाइनल हुआ था, जिसे कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड। आपने याद रखना है, अब्राहम अकॉर्ड बिटवीन इजराइल एंड यूएई एक पीस एग्रीमेंट था। सेकंड, ये न्यूज़ में इसलिए भी था, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE एक साइन एंड एग्रीमेंट को साइन किया है मेघालय गवर्नमेंट ने इजराइल के साथ। हैज़ डिसाइडेड टू पार्टनर विद इजराइल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाई वैल्यू ऑफ वेजिटेबल इन द स्टेट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एंड प्रमोट दी लाइवलीहुड ऑफ फार्मर। लाइवलीहुड ऑफ फार्मर की लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए मेघालय गवर्नमेंट ने रिसेंटली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक एग्रीमेंट साइन किया है इजराइल के लिए, इसलिए इजराइल न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि जो व्हाट इज़ बीइंग रेफर टू एज संत दैट इज़ न्यूज़ रिसेंटली। ये जो संत क्या है, ये न्यूज़ में क्यों थी? इसमें संत किसकी बात करें, एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसकी फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ये इंडक्ट किया गया इसको एयरफोर्स के लिए, और रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया इस मिसाइल को ऑन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा चांदीपुर टेस्ट रेंज से, जिसको डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा। ये जो मिसाइल है संत, जो मिसाइल वेरिएंट है नाग मिसाइल का। अदर वेरिएंट की बात करें नाग मिसाइल की, उसमें हेलिना और MP-ATGM है। संत एक अपग्रेडेड वर्जन है हेलिना का, जिसको कि सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था नवंबर 2018 में पोखरण से। ये जो अपग्रेडेड वर्जन है ऑफ नाग मिसाइल, इसकी जो टेस्ट रेंज है 15 से 20 किलोमीटर। अब बात करते हैं DRDO चीफ की। DRDO चीफ उनका नाम है सतीश रेड्डी। चांदीपुर टेस्ट जो रेंज की बात करें, ये अब्दुल कलाम आइलैंड वहाँ पे ये स्थित है चांदीपुर उड़ीसा में। पहले इसका नाम व्हीलर आइलैंड था, इस आइलैंड का नाम चेंज करके अब अब्दुल कलाम आइलैंड है। आपने याद रखना है जो संत मिसाइल है ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। नेक्स्ट इसमें रहेगा हु टुक द टाइटल ऑफ बतापी कोंडा। किसने जो बतापी कोंडा का टाइटल लिया था? ये टाइटल था नरसिम्हा वर्मन वन के पास। नरसिम्हा वर्मन जो वन थे ये पल्लव किंग थे, जिनका नरसिम्हा वर्मन वन इन्होंने टाइटल एज्यूम किया था बतापी कोंडा का, और इन्होंने कॉन्क्योर किया था बतापी को। बतापी की या फिर बादामी की बात करें, एक चालुक्य डायनेस्टी थी, उनकी कैपिटल हुआ करती थी, जिसमें उन्होंने डिफीट किया पुलकेशिन सेकंड को। पुलकेशिन सेकंड थे फाउंडर चालुक्य डायनेस्टी के, और उन्होंने मार के चालुक्य और कैप्चर किया था चालुक्यन कैपिटल बतापी या फिर बादामी को 642 AD के करीब। बात करें पल्लवों की, पल्लवे ऑर्थोडॉक्स से ब्राह्मणिकल हिंदू, बोथ चालुक्य और पल्लव ये एस्टेब्लिश करना चाहते थे सुपरमेसी बिटवीन कृष्णा और तुंगभद्रा एरिया के पास। तो इसमें आपने याद रखना है बतापी कोंडा का जो टाइटल था नरसिम्हा वर्मन वन, पल्लव किंग था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि हु अमंग दी फॉलोइंग वाज दी सुल्तान एट दिल्ली व्हेन दी विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड। कि जब विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया गया था तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इसमें जो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर एम्पायर एक साउथ इंडियन हिंदू एम्पायर था जिसको फाउंड किया गया था 1336 ईस्वी में, और हरि और बुक्का के द्वारा। उस समय जो दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, उनका जो वास्तविक नाम था जौना खान, और सर्वाधिक शिक्षित विद्वान सुल्तान माना जाता था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही विभाग की स्थापना की थी। याद रखना आपने, दीवाने कोही एक जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इन्होंने स्टार्ट किया था, और उन्होंने दिल्ली से राजधानी बदलकर देवगिरी बनाई थी। और इन्हीं के जो शासनकाल में 1333 ईस्वी में इब्न बतूता आया था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। इनमें से किसे भारत में शिक्षा का मानवाधिकार कहा जाता है। ये है वुड्स डिस्पैच जो कि 1854 में आया था। इसमें चार्ल्स वुड जो थे प्रेसिडेंट थे, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। इनका काफ़ी इफेक्ट माना जाता है भारत में शिक्षा को स्प्रेड करने के लिए। उस टाइम गवर्नर जनरल की बात करें, भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। इस एक्ट जो एक्ट था या फिर वुड्स डिस्पैच था, इसमें डिफरेंट प्रोविज़न थे, जैसे वुमेन एजुकेशन को उन्होंने काफ़ी प्रेफरेंस दी थी, हायरकी ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम को माना गया था इंस्ट्रक्शन फॉर दी हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्टडी के लिए, टीचर ट्रेनिंग की उन्होंने बात की थी, सेकुलर एजुकेशन की बात की थी, और इसमें बात हुई थी ग्रांट इन एड की टू एनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेज। इन्होंने जो प्राइमरी लेवल पे जो एजुकेशन होगी उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में स्टार्ट किया था, और जो हायर एजुकेशन थी या फिर कॉलेज एजुकेशन पे इंग्लिश को मीडियम बनाया गया था एजुकेशन का। इसका जो इम्पैक्ट पड़ा, बाद में 1857 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। ऑल दी प्रोविंसेस एजुकेशन डिपार्टमेंट को खोला गया, और उसके बाद जेईडी बैथुन, जिन्होंने बैथुन स्कूल को खोला गया वुमेंस एजुकेशन के लिए। ये थी वुड्स डिस्पैच के बारे में, जिसे कहा जाता है भारत में शिक्षा का मानवाधिकार या फिर मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। नेक्स्ट सेकंड इसमें बात करेंगे सैडलर कमीशन की। सैडलर कमीशन 1917 में ये इसे कहते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसमें बात हुई थी स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन दी प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। ये प्रॉब्लम जो चली थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उसके लिए ये सैडलर कमीशन को गठित किया गया था, जिसे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। ये जो सैडलर कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर माइकल ई सैडलर। नेक्स्ट इसमें है कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ये इंडियन जो यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में इसको एक्ट बन गया था। 1902 में इस कमीशन को गठित किया गया था, जिसके जो चेयरमैन थे रिले जो कमीशन थे, इनका पूरा नाम था सर थॉमस रिले। 27 जनवरी 1902 को ये कमीशन बनाया गया था, और जो 1904 में ये एक्ट पास किया गया था, जिनका नाम था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है द प्रोविज़न फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता वाज मेड इन विच एक्ट। ये प्रोविज़न किस एक्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट खोलने की बात हुई थी कलकत्ता में, ये जो प्रोविज़न लिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इसने प्रोवाइड किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट को फोर्ट विलियम में खोला गया था सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता में। इसमें कंप्राइज थे 1 चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। इसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे उनका नाम था इलिजा इम्पे। ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में उस टाइम लॉर्ड कैनिंग भारत के वाइसरॉय थे। इस एक्ट के प्रोविज़न थे पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था, गवर्नर जनरल काउंसिल को एनलार्ज किया गया था, और लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किए थे 3 भारतीय मेंबर को, जिनका नाम था फर्स्ट थे राजा बनारस, सेकंड महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव को। नेक्स्ट इसमें है चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था भारत में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, एक्सेप्ट टी और चाइना के साथ। इसमें परमिशन हुई थी 1813 जो चार्टर एक्ट था, परमिशन मिली थी क्रिश्चियन मिशनरीज़ को, ये इंडिया आए थे। नेक्स्ट इसमें है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये जो एक्ट आया था, शॉर्ट कमिंग जो थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इस एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है इसमें अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर फॉर हाउ मैनी मंथ। इसमें पूछा गया कि अगर कोई पर्सन मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का, फिर भी उसको कितने टाइम तक अपॉइंट किया जा सकता है चीफ मिनिस्टर के लिए। इसमें जो इसका राइट आंसर रहेगा 6 मंथ, 6 महीने तक वह चीफ मिनिस्टर रह सकता है। 6 मंथ के अंदर ही अंदर उसको किसी भी सदन, अगर स्टेट लेजिस्लेचर में 2 सदन है तो वहाँ पे किसी भी एक सदन का मेंबर होना ज़रूरी है, तो इसीलिए 6 मंथ इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये थे आज का करंट अफेयर के क्वेश्चन और स्ट्रेटेजी के।
इस लेक्चर की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल HP स्टडी हब से डाउनलोड कर सकते हैं। सो अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।